Hello students, welcome to part 2 video of chapter 1 from 8th standard history book. ये पार्ट 2 वीडियो है। आपने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, जहाँ पे वाइट कलर में पार्ट 1 वीडियो या जो भी उस वीडियो का नाम है वो लिखा हुआ आएगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आप पार्ट 1 वीडियो में पहुँच जाएंगे। तो पहले वो देख लेना, उसके बाद तब ये सब पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, फिर आप ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। तो आपको सेकेंड पार्ट का समझ आएगा। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमने इसके बारे में देखा था। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें पास्ट के बारे में पता चले, हम उनके कल्चर ट्रेडिशन या फिर पहले जो भी चीज़ें हुए हैं उसके, वो पहले गलतियाँ जो भी हुए उसके बारे में पढ़े। इसके बाद आगे प्रेजेंट में कैसे रहना है और फ्यूचर में कैसे रहना है वो हमें पता चले, राइट। उसके बाद हमने डेट्स के बारे में पढ़ा था। वाई आर डेट्स इंपॉर्टेंट, डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ताकि हमें एक सीक्वेंस पता चले, एक ऑर्डर पता चले, कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, उसके बारे में हमें पता चले, राइट। उसमें भी हमने दो टाइप के डेट्स के बारे में पढ़ा था। एक ऐसे डेट्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक डेट हमें पता होता है, ठीक है। जैसे कि किसी का बर्थडे, किसी का डेथ डे, बराबर। और एक टाइप के डेट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें डेट, स्पेसिफिक डेट तो नहीं पता है, लेकिन एक स्पैन ऑफ टाइम पता होता है कि हमें पता है कि ये 100 साल में इतना ये कुछ हुआ था, ये 200 साल में इतना कुछ हुआ था, या 100 साल पहले ऐसा हुआ था, है ना। ये सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। तो डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हो गए। अभी इसमें से कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था कि कैसे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ब्रिटिशर्स देख रहे तो उन लोग क्या बताते थे, उनका जो गवर्नर जनरल ने क्या काम किया था, उन्होंने क्या क्या अच्छी चीज़ें किए थे, वो सब उनके लिए इम्पोर्टेंट था। अगर इंडियन हिस्टोरियन देख रहा है तो इंडिया के लोग कैसे रहते थे, क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, ठीक है, उन्होंने कैसे फ्रीडम हासिल किया, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये सब पॉइंट्स आप प्रीवियस क्लास में से क्लियर कर सकते हो, राइट। वो आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखना। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स मिल। ये कौन थे? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट मतलब, स्कॉटिश मतलब क्या, स्कॉटलैंड के थे, बराबर। इकोनॉमिस्ट मतलब जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट थे। तो ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिन्होंने एक मैसिव मतलब एक बड़ा सा 3 वॉल्यूम काम किया था, 3 वॉल्यूम बुक लिखा था। वो बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दिया है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है। देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये सिर्फ आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ये आप अगर 12th के बाद जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं कॉलेज के लिए, या फिर आप कोई बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, कोई ऐसे आप गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, ऐसे सब एग्ज़ाम्स देते हो ना, तो वहाँ पे भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके पूछा जाता है ना, वहाँ पे हिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वैसा ही ये भी एक क्वेश्चन है। इसलिए आप हिस्ट्री इस साल से ही आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 8, 9, 10 की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जेम्स मिल कौन थे? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इन्होंने इस बुक में 3 पीरियड्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। कौन से पीरियड थे वो? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ये बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया था। वाइडली एक्सेप्टेड क्या मतलब? ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया था इसे, ठीक है। लेकिन कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? इसमें कोई प्रॉब्लम देख सकते हो? ठीक है, आगे देख लेंगे वो हम। हाँ, इससे पहले एक होमवर्क दे देता हूँ। ये जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट बोला है ना, तो ये स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट में क्या करोगे आप? पहले आप अपना नाम लिखोगे, नेम, ठीक है। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए आप हैंडराइटिंग समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। नेम, नेम क्या है आपका खुद का, और उसके बाद उसके साथ आपको ये जो कैपिटल है, कैपिटल स्कॉटलैंड का, ठीक है। समझ गए ना आप? कैपिटल आपको लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा? इससे मुझे अटेंडेंस भी पता चलेगा, 8 स्टैंडर्ड के कितने बच्चे यहाँ पे अटेंड किया है क्लास, वो भी मुझे पता चलेगा, राइट। तो ये आपको करना है। जिसने नहीं किया उसका अटेंडेंस मैं नहीं मार्क करूंगा, उससे बाद में मैं जो भी है मैं मैडम को बता दूंगा, वो आपको पता है, ठीक है। अम, हाँ ठीक है, तो इन्होंने 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया था। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? हम हिस्ट्री को क्यों हमेशा डिवाइड करते हैं?
ताकि हमें किसी भी जो टाइम पीरियड है उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चले, उसका मेन फीचर क्या है, उस टाइम पे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमें पता चले। ठीक है। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट दिस इज डीमार्केट, दैट इज demarcate the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. इसलिए हम जो पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि इन्होंने कैसे किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तो हिंदू पीरियड के में हिंदू का इंपॉर्टेंस बताते थे। वैसे हम कभी भी कोई हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें उनका उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं ताकि उस टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें पता चले, बराबर। लेकिन ये जेम्स मिल का जो हिस्ट्री है वो हमने बाद में एक्सेप्ट नहीं किया था, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। एक मिनट, हाँ, प्लीज अ पॉइंट, हाँ। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। सारे एशियन सोसाइटीज, एशियन कंट्रीज जो भी थे, मतलब जिसमें इंडिया भी आ गया, आसपास के दूसरे नेशंस भी आ गए, ये लोग एक लेवल ऑफ सिविलाइजेशन से नीचे, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहना सहना, उनका कल्चर, इकोनॉमी, कंट्री सब पूरा ही एकदम डाउन चल रहा था। ठीक है, उनका कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था वो, उनका जो यूरोप का जो कंट्रीज है ना उससे हम नीचे चल रहे हैं, ऐसा जेम्स मिल समझते थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। मुस्लिम और हिंदू, उनके कहने के हिसाब से जो हिंदू और मुस्लिम डिस्पॉट्स थे, डिस्पॉट्स मतलब क्या होता है, एक क्रूअल रूलर। ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम के एकदम क्रूअल रूलर्स जो होते थे वो इंडिया को कंट्रोल करते थे। ठीक है। बाकी लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं था, ऐसा उनके हिसाब से कहा जाता था। ठीक है। यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टेबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड द सोशल लाइफ। ठीक है। तो यहाँ उनका कहना था कि यहाँ पे इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस होता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब एक दूसरे के रिलीजन के हिसाब ऊपर टॉलरेंस नहीं होना, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आप हिंदू हो, मैं कोई और रिलीजन का हूँ अगर, तो फिर मुझे आपका रिलीजन नहीं पसंद आएगा, आपके रहना सहना नहीं पसंद आएगा, आपको मेरा भी नहीं पसंद आएगा। वैसा रिलीजियस इंटॉलरेंस था। कास्ट टेबूज था, अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिवाइडेड थे। ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कास्ट के हिसाब से। एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस मतलब क्या, बहुत सारे, सुपरस्टिशन मतलब क्या, अंधविश्वास। ठीक है, आपने सुना होगा कभी, एक एग्जांपल देता हूँ। क्या, बिल्ली, काली बिल्ली ने रोड क्रॉस कर दिया तो वो हमारे लिए बुरा है, ऐसा हम अंधविश्वास रखते थे, बराबर। आप लोग में से कोई मानता तो नहीं है ये सब? हाँ, देख लेना। फिर ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास थे। कांच टूट गया किसी के घर में, अगर कोई मिरर टूट गया तो वो बुरा अपशगुन माना जाता है। ये सब सुपरस्टिशन होते हैं, असली में ऐसा कुछ होता नहीं, ये सब लोगों का सिर्फ कहना होता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशन बहुत लोग मानते भी है, पता नहीं, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशन वो टाइम पे थे। और जेम्स मिल का कहना था कि इंडिया पूरा ही उसके उससे भरा हुआ है। ठीक है। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट, कुड सिविलाइज इंडिया टू डू। तो इनका कहना था ब्रिटिश रूल, अगर ब्रिटिश ब्रिटिश लोग इंडिया पे रूल करेंगे तो वो लोग इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं, इंडिया को अच्छा कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, बराबर। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉस इन इंडिया। तो अगर ब्रिटिश रूल लाना है तो उनका जो भी यूरोपियन मैनर्स था, उनका जो भी रहना का तरीका था, उनका जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनके सब, उन लोग कैसे पढ़ते थे, उन लोग कैसे लॉज को यूज़ करते थे, वो सब हमें इंडिया में लाना होगा, ऐसा उन्हें कहना था। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। तो मिल ने ऐसा भी सजेस्ट किया था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को पूरे पूरा कॉन्कर कर ले, जिससे इंडिया डेवलप हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश। उनका कहना था कि इंडिया खुद से प्रोग्रेस करना, खुद से डेवलप होने के लायक नहीं है। ठीक है, ऐसा किसका कहना था? जेम्स मिल का कहना था। ठीक है, हम अभी तक जेम्स मिल के बारे में पढ़ रहे थे ना। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस। कैन सच ए कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? तो ये जो इनका देखने का तरीका था ना, इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है वो सारे के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस सारे के सारे उसके लिए कहा बताया गया है। और जो इंडियन जो है उस ब्रिटिश रूल से पहले वाला वो फुल डार्कनेस था, वो सब सब बुरा था, बुरा हालत था इंडिया का, ऐसा कहना कहा गया मिल के द्वारा। ठीक है, लेकिन सच में ऐसा था क्या? नहीं ना, इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, याद है? सुना है कहीं पे? सुना ही होगा। ठीक है। In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith.
क्या आप किसी पीरियड को स्पेसिफिकली हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड कह सकते हो? अगर ऐसा कहते हो, अगर आप इसे हिंदू पीरियड, एक पीरियड को आप हिंदू पीरियड कह देते हो, तो क्या उस टाइम पे दूसरे रिलीजन नहीं रहते थे? अगर रहते थे तो क्या वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं थे? है ना? अगर आप एक पीरियड को दे देते हो, अगर हिंदू पीरियड दे देते हो, तो बाकी के जो रिलीजन वाले हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है, उनको क्या छोड़ दोगे आप? नहीं ना। वो इसमें बताया गया है, ठीक है। आप किसी को रिलीजन के नाम पे आप कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, वो बताया गया है, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो इससे ये पता चलता है कि आप दूसरों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उनका लाइफ जो भी है वो क्या वेस्ट था, है ना। और ये भी याद रखो कि वो टाइम के रूलर सारे के सारे हिंदू नहीं थे, सारे के सारे एक रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे थे, उसमें भी अलग अलग रिलीजन वाले थे। इंडिया हमेशा से बहुत सारे रिलीजन का हाउस रहा है, राइट। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है। ये जो जेम्स मिल का तरीका था वो था ब्रिटिशर्स का तरीका, हमने देखा। लेकिन उसके बाद जब हिस्टोरियंस ब्रिटिश रूल्स के बाद जो एक्चुअल हिस्टोरियंस ने देखा, तब हमने इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। एंशियंट क्या होता है? जो बहुत पुराना है, जब स्वामी संत वो लोग रहते थे, वो टाइम का टाइम, वो टाइम, ठीक है। एंशियंट एकदम पुराना, एंशियंट मतलब वेरी ओल्ड, ठीक है। मिडीवल मतलब जो बीच का टाइम था, ठीक है। बीच का टाइम जहाँ पे ना तो मॉडर्न था वो, ना तो बहुत पुराना था, ठीक है। जब जहाँ राजा महाराजा वो सब आ गए उसमें, ठीक है, मिडिवल वाला। एंड मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या, जो अभी का टेक्नोलॉजी है, साइंस है, जहाँ जहाँ पे हेल्थ है, ये सब कुछ, रीजन डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, लोगों को लिबर्टी फ्रीडम है, ये सब आता है तो मॉडर्न आता है। जो नया है वो मॉडर्न है, ठीक है। एंशियंट मतलब सबसे पुराना, मिडिवल मतलब बीच में का, और मॉडर्न मतलब लेटेस्ट, ठीक है। ये तीन पार्ट में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स, इसमें भी प्रॉब्लम्स है। देखो जेम्स मिल ने कैसे डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है, तीन पार्ट में उसने भी डिवाइड किया था। और एक्चुअल हिस्टोरियंस जो है उन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ है हिस्ट्री को, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। एक मिनट मैं मार्क कर देता हूँ, ये कौन सा है। हाँ, ये आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे, वहाँ भी आपको मिलेगा, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है। इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, ठीक है। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty, and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty. Nor was the period one of economic growth and progress. हाँ, ये क्या है कि इस डिवीजन में क्या प्रॉब्लम आता है कि ये हमने वेस्ट से लिया हुआ है। वेस्ट मतलब क्या, जो वो वेस्ट साइड के कंट्रीज, यूरोप है, ये अमेरिका है, वो साइड के कंट्रीज के से हमने लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। कौन सा, ये जो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न को डिवाइड किया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। उसमें मॉडर्न के हिसाब से क्या होता है, जहाँ पे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम जो भी है, सब कुछ सब सही अच्छे से चल रहा हो, सब बढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, ग्रो हो रहा होगा, ठीक है, उससे मॉडर्न कहा गया। लेकिन क्या ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडिया मॉडर्न था? क्या इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब अच्छा चल रहा था? तब क्या डेमोक्रेसी अच्छा चल रहा था? तब क्या लोगों को फ्रीडम था? नहीं था ना, ये तो आपको अब तक पता ही होगा। तो फिर वो हम इसीलिए इतना इजीली हम इसे एक्सेप्ट तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तब इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी इंडिया में नहीं था। किसके अंडर में? ब्रिटिश रूल के अंडर में। तो ब्रिटिश को ये लोग ने मॉडर्न में डाला था, इसलिए ये बताया है, ठीक है। अब मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो ब्रिटिश पीरियड था ना उसे कॉलोनियल बोला गया और उसके बाद के टाइम को मॉडर्न कहा गया, ठीक है। कॉलोनियल मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, टर्म है, ठीक है। एक मिनट ना, हाँ, व्हाट इज कॉलोनियल? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local Nawabs and Rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came out as a consequence. We'll also come to know about the changes British rule brought about in values and taste, customs and practices. ठीक है?
When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. ठीक है, हम इस बुक में देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, ठीक है, उन्होंने कॉन्कर किया इंडिया को, इंडिया पे पता है ना, ब्रिटिशर्स आके कॉन्कर किया इंडिया को, ठीक है, उन लोगों ने राज किया था, हड़प लिया था हमारा इंडिया को, बराबर। तो उन्होंने अपना रूल कैसे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, ठीक है, उससे उन्होंने अपना कंट्रोल लगा दिया, लोकल नवाब राजास जो भी थे, अलग अलग जगह पे राजास थे, नवाब थे ना, उन सब पे अपना कंट्रोल चालू कर दिया उन्होंने, किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो अब अ, अगर किसी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जा, ये सुनो हाँ, ध्यान से सुनना, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जाके कंट्रोल करता है, वहाँ का सब कुछ कंट्रोल में ले लेता है, वहाँ का पॉलिटिकल पावर हो गया, ठीक है, वहाँ के जो टैक्सेस है वो लोग कलेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, वहाँ के जो सामान है उसको कहाँ बेचना है, कितना बेचना है, वो लोग डिसाइड करते हैं, वहाँ के लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो डिसाइड करते हैं। ऐसा एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जब फुल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है, इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वेन द सब्जुगेशन, सब्जुगेशन मतलब क्या है, कंट्रोल, ठीक है, दूसरे कंट्री पे कॉन्कर करके कंट्रोल करना, ठीक है। वेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, सारे सब के सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। वी रिफर टू द प्रोसेस एज, कौन सा प्रोसेस होता है वो, कॉलोनाइजेशन होता है। व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, उस पर रूल करने लगता है, उस पर पूरा अपना हक जमा लेता है, तब उसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पे कॉलोनाइजेशन लगा दिया था, है ना, इंडिया ने कॉन्कर कर लिया था इंडिया को, तो इससे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, और इंडिया एक उसका कॉलोनी बन गया था, ब्रिटेन का कॉलोनी बन गया था इंडिया, बराबर। तो आपको समझ में आया कॉलोनाइजेशन क्या है। ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, ठीक है, ये उन लोग आए, हमारे लोकल नवाब और राजास पे उन्होंने कब्जा किया, उनको रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट्स यहाँ से सस्ते में लेते थे, बाहर जाके वहाँ पे वो लोग महंगे में बेच देते थे, सारा हर तरीके से, चाहे क्रॉप्स हो, चाहे आदमी हो, चाहे जगह हो, लैंड हो, सब कुछ ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है, इसलिए हम इसे कॉलोनाइजेशन वाला पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग एक बार रीड भी कर लेना टेक्स्ट बुक में, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मीनिंग के साथ जब आप रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अभी मुझे लग रहा है क्लियर होगा कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करता है, वहां पे जो रूल करने लग जाते हैं वो लोग, हर तरीके से रूल करते हैं, जो चेंजेस आते हैं तब उसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। You will however find that all the classes and groups did not experience these changes in the same way. अब हमने पढ़ा कि बहुत सारे चेंजेस लाते हैं वो लोग, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हर तरीके के चेंजेस लाते हैं, लेकिन क्या सबको सेम चेंज मिला, नहीं ना। कुछ लोगों को अच्छा जगह मिला, कुछ लोगों को खराब जगह मिला, है ना, सबको सेम जगह नहीं मिला है, किसी को अलग टाइप का चेंज मिला, किसी को कुछ अलग टाइप का चेंज हुआ। इसीलिए हम इस बुक को, हमारे टेक्स्ट बुक का नाम देखा है आपने आपने जब आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना, आप टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज देखोगे ना, फ्रंट पेज देखोगे तो यहाँ पे आवर पास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, देखना यहाँ पे आवर पास्ट लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में लिखा है, एस लगता है तो प्लूरल है, इतना तो पता है ना, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, है ना। आवर पास्ट, PAST, पास्ट मतलब क्या, प्लूरल मतलब क्या, बहुत सारे पास्ट, ठीक है, हर सबको एक ही जैसा चेंज नहीं आया था, सबको अलग अलग चेंज आया था, इसलिए यहाँ पे प्लूरल में दिया है, बहुत सारे पास्ट, है ना, आवर पास्ट 3, ठीक है। इसके बारे में हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो आप देख लेना, ठीक है, आप जाके रीड करना, तो आपको ये सब पता है कि हमने कैसे पीरियडाइज किया गया, जेम्स मिल के बारे में पढ़ा, वो कौन थे, ठीक है, उन्होंने कैसे हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है उसके बारे में पढ़ा, बराबर। फिर उन वो एशिया को कैसे देखते थे, वो इंडियन कंट्रीज को कैसे समझते थे, ब्रिटिश रूल क्यों इंपॉर्टेंट है उन्होंने बताया था, ठीक है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस वो वाले वे में प्रॉब्लम क्या है, अगर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बाद में कि अभी के हिस्टोरियंस कैसे डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइड करते हैं, लेकिन मॉडर्न सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि तब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब उसको इन लोग मॉडर्न बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ब्रिटिश रूल को किसी लोगों ने कॉलोनियल बता दिया है, और उसके बाद के पीरियड को मॉडर्न बताया है, ठीक है। कॉलोनियल मतलब क्या है वो हमने पढ़ा, कॉलोनाइजेशन क्या है वो पढ़ा, ठीक है। इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, राइट। तो आज होमवर्क आज भी वही है, रीड द चैप्टर एंड राइट डाउन हार्ड वर्ड्स विद देयर मीनिंग। आपको चैप्टर रीड करना है, हार्ड वर्ड्स जो भी है उसका मीनिंग आपको लिखना है, डिक्शनरी से देखिए, गूगल से देखिए, कहाँ से भी देख के आपको मीनिंग्स मार्क करके रखने, ठीक है। पेंसिल से टेक्स्ट बुक में ही मार्क कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो नोटबुक में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
लेकिन ये ज़रूरी है, रीड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप लोग को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद कमेंट योर नेम विद कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड बोला था मैंने, याद है, अटेंडेंस के लिए, ठीक है। स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है, आपको पहले अपना नाम लिखना है और उसके साथ स्कॉटलैंड का क्या कैपिटल है वो आपको लिखना है वहाँ पे। ये कैपिटल भी आपको गूगल से बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया होमवर्क। उसके बाद कुछ नोट है। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो चैप्टर को मैं इस डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जहाँ लिखा रहता है ना, वहाँ पे लिंक दे दूंगा, उसे क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिस टाइमिंग चेंज हुआ है, वो आपको मैसेज भेजा था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये बता दीजिए घर पे कि ऑफिस टाइमिंग क्या है। 10 AM to 12 PM है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, बराबर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इन्फॉर्म योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम आवर स्कूल अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अगर आपके आसपास दूसरे फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, अगर उनको मैसेज नहीं मिला है, टेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है आपको वो मैसेज नहीं मिला है, तो उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आप यूट्यूब पे जाके काशीराम स्कूल सर्च करोगे ना, यू टेल देम दैट दे कैन फाइंड द वीडियो लेसन्स बाय सर्चिंग काशीराम स्कूल ऑन यूट्यूब। काशीराम स्कूल जो है ये आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो तो पहला ही चैनल आता है, अपना चैनल आता है, काशीराम स्कूल का चैनल आता है, आप उससे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसमें जाके आप जो भी क्लासेस है, इंग्लिश के सर ले रहे हैं, नायर सर ले रहे हैं इंग्लिश के क्लासेस, ठीक है, वो आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे पार्ट्स आ गए हैं, पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है मैंने, क्लास 1 से लेके देखिएगा तो आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। ये आप भी देखना, आपने नहीं देखा होगा तो, और अगर देखा है तो ठीक है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। नहीं इन्फॉर्म कर सकते तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आसपास आपके फ्रेंड्स रहते हैं, आपका कॉन्टैक्ट है, तो उन्हें आप प्लीज़ बता दीजिए कि यूट्यूब पे हमारे क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट्स के क्लासेस दूसरे टीचर्स भी लाने वाले हैं। थोड़ा शांति रखिए, लॉकडाउन है, सब लोग को अभी धीरे टाइम लगेगा, जो हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो आप लोग कोई ये टेंशन मत लीजिए, जितना अवेलेबल है वो आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, एक और बात तो बोलना भूल गया, मेन बात है, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में आ गया और आप लोग यूट्यूब तो यूज़ करते ही होंगे, तो आप लोग को ये सब तो बताना पड़ेगा क्या, अभी ये सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये सब बताना पड़ेगा क्या? हाँ, ये सब आपको नहीं पता है, ठीक है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिएगा, लाइक है वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों क्या वो सब अभी मैं नहीं बता रहा, आपको पता होगा ना ये तो, क्यों करना है कैसे करना है ना। ओके चलो, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।